हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड एनिमल किंगडम के आज हम सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम को डिस्कस करने जा रहे हैं। एनिमल किंगडम का जो सेकंड फाइलम है उसका नाम है सिलेंट्रेटा और इसको हम निडारिया भी कहते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फाइलम को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पार्ट वन में हम देखेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। सिलेंट्रेटा के बॉडी फॉर्म को भी हम पार्ट वन में कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द पोलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म। मेटाजेनेसिस को भी हम इसी पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जबकि पार्ट टू में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा या निडारिया। और एग्जाम्पल के अलावा मैं कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपसे पार्ट टू में डिस्कस करूंगा, जैसे कि निडोब्लास्ट सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, निमेटोसाइट क्या है, साफ्ट क्या है, और थ्रेड ट्यूब जो है वो निडोब्लास्ट सेल्स में कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हिप्नोटॉक्सिन के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और कुछ लार्वल स्टेजेस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेकेंड पार्ट में। तो पार्ट वन सिलेंट्रेटा पार्ट वन में या निडारिया पार्ट वन में मैं आपसे जो सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं वो एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो सभी पॉइंट्स मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं वो आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप याद रखें कि सिलेंट्रेटा को हम निडारिया भी कहते हैं, यानी सिलेंट्रेटा का एक दूसरा नाम क्या है, निडारिया। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर आपसे कोई सिलेंट्रेटा कहता है या फिर अगर आपसे कोई निडारिया कहता है तो आप दोनों ही शब्दों में कोई डिफरेंस पैदा ना करें, क्योंकि सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम जो है वो निडारिया है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। सिलेंट्रेटा और निडारिया दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ आप याद रखें। कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम डिस्कस करें अगर, तो आपको बता सकते हैं। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें टिश्यू लेवल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर लगाएं, जिसमें मैंने आपको 13 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताए हैं, और आप उसको पढ़ने के बाद कैपेबल हो चुके हैं कि आप हर फाइलम पर 13 कमेंट लिख सकते हैं। तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। बॉडी सिमिट्री को लेकर बात करें तो बॉडी सिमिट्री मैंने आपको बताई हुई है। एसिमेट्रिक भी होते हैं एनिमल्स, बाइलेटरल भी होते हैं, रेडियल सिमिट्री भी होती है। तो सिमिट्री के बेसिस पर इनको हम क्या कह सकते हैं सिलेंट्रेट्स को, कि ये रेडियल सिमिट्रिक एनिमल है, मतलब इनकी बॉडी सिमिट्री कैसी होती है, रेडियल। इसके अलावा आपको अगर याद रखना है जर्म लेयर्स, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी यहां पर मैं रिवाइज कर रहा हूं। अब अगर हम बात करें इनमें कि सीलोम प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, तो ऑब्वियसली एस्केलमिंथस में सबसे पहले स्यूडोसीलोमेट के दर्शन होते हैं। उससे पहले जितने भी फाइलम है यानी बिफोर द एस्केलमिंथस, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। तो इनको मैं एसीलोमेट बोल सकता हूं, यहां पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइजेशन सिस्टम के पैटर्न की बात करें, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न इनमें क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि एस्केलमिंथस से कंप्लीट होता है, उससे पहले इनकम्प्लीट होता है। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। हालांकि डाइजेशन में दोनों प्रकार का होगा, इंट्रासेलुलर भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है। अब मैं बात करूं कि इनमें और क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, तो सेगमेंटेशन तो इनमें नहीं हो सकता, क्योंकि वो केवल और केवल 3 ही फाइलम में होता है। तो सेगमेंटेशन इनमें पूरी तरह से एब्सेंट होता है, आप याद रखिए, ठीक है ना। अब सेक्स में मोनोसियस होते हैं या ये डायोसियस होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि ये मोनोसियस होते हैं। ये सब भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। मोनोसियस का मतलब कि इनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स एक ही ऑर्गेनिज्म बना सकता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ, यानी कुछ मेंबर इसी फाइलम के एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ मेंबर इसी फाइलम के जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको पता है। और मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो आपको मालूम है कि 2 डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं, यानी कुछ फाइलम ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म में होते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट में डायरेक्ट शो करते हैं, कुछ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट शो करते हैं। दूसरा पैटर्न है जिनमें केवल और केवल जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। तो हम सभी जानते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किन फाइलम्स में पाया जाता है, तो उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद
प्लेटीहेल्मिन्थस, पोरीफेरा, ठीक है ना, और सिलेंट्रेटा, और हम बात करें तो टीनोफोरा। तो सिलेंट्रेटा को हम किस में रख सकते हैं भाई, डेवलपमेंट के बेसिस पर, तो इनमें प्योरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। याद रखिए आप, इनमें कैसा डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कई एनिमल फाइलम ऐसे हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होता है, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, उसमें से एक है सिलेंट्रेटा, ठीक है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है, अगर आपको ये चीज़ याद रखना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होते हैं। एनिलीड्स और कॉर्डेट फाइलम में देखने को मिलेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कह सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। कॉर्डेट्स में मैं बात कर रहा हूँ और किसमें, एनिलीड्स में। उनके अलावा जितने भी फाइलम आपने पढ़े हुए हैं, तो आपने क्या देखा होगा कि आप फर्टिलाइजेशन जो देखेंगे उनमें वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस आपने बेसिकली अभी तक स्टडी की है, तो वो हम कैसे समझ सकते हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर या तो ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले फाइलम्स हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां देखने को मिलेगा आपको, तो मैंने आपको एक ट्रिक दी हुई है, आपने नहीं देखा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखें, और उसमें था एक्सटर्नल एग्जाम के बाद कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू हायर एजुकेशन। तो सिलेंट्रेटा, कॉन्फिडेंटली से हम क्या ले लेते हैं, सिलेंट्रेटा। कंटिन्यू से हम ले लेते हैं टीनोफोरा। हायर से ले लेते हैं हेमिकॉर्डेटा। एजुकेशन से ले लेते हैं इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए यहां पर मैंने ये वो फाइलम आपको बता दी जिनमें केवल और केवल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें हमारा आज का जो फाइलम है वो आ रहा है, यानी सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, ओनली एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होगा। जितने भी मेंबर्स हैं सिलेंट्रेट्स के वो सभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रखते हैं, ठीक है। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा रखेंगे, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रखेंगे। तो यहां पर मैंने आपसे कुछ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस कर ली, यानी कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमिट्री है, डिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों हैं, सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड की बात ही पैदा नहीं होती क्योंकि वो केवल कॉर्डेट्स में होता है, तो वो भी इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। मोनोसियस सेक्स रखते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन के आपको पैटर्न देखने को मिल जाएंगे इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सिलेंट्रेटा। डेवलपमेंट प्योरली इनडायरेक्ट होता है इनमें, और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में अभी तक नॉन स्पीसीज जो है वो सिलेंट्रेटा की कितनी है, तो आपको आंसर याद रखना है 9000 स्पीसीज। वैसे ये क्वेश्चन नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो याद रखिए 9000 जो है वो टोटल नॉन स्पीसीज हैं अभी तक सिलेंट्रेटा फाइलम की। ओके, आगे बात करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि सिलेंट्रेटा नाम जो है वो क्यों रखा गया, यानी कि इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा क्यों रखा गया, यानी कि इस फाइलम को हम सिलेंट्रेट्स क्यों कहते हैं, या इन एनिमल्स को हम सिलेंट्रेट्स क्यों कहते हैं। और दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनको हम निडारिया कहते हैं, तो निडारिया क्यों कहते हैं। तो मैं दोनों क्वेश्चन के बहुत सिंपल आंसर आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा रखा गया, और इस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनको सिलेंट्रेट्स कहा जाता है। उसका रीज़न जो है वो बड़ा सिंपल है। जब भी आप इन एनिमल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है। इनके पास क्या होती है, सिंगल ओपनिंग। कारण क्या है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके पास, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज बोथ। ये माउथ का काम भी करेगी और ये एनस का काम भी करेगी। अब इनके पास क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट मीन्स कि इनके पास क्या होगा भाई, डाइजेस्टिव ट्यूब या एलिमेंट्री कैनाल होगी, यानी कि डाइजेस्टिव कैविटी इनके पास डेफिनेटली होगी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इनके पास डाइजेस्टिव कैविटी डेफिनेटली होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपको अंदर दिख रही है ये इनकी डाइजेस्टिव कैविटी है। इस कैविटी में ही वो फूड को इनगल्फ करके लाते हैं अंदर,
और इसी कैविटी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो अपने सिंगल ओपनिंग से क्या कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहीं पर फूड अंदर जाएगा और यहीं से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनके पास केवल सिंगल ओपनिंग है, इसलिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट। और इनके पास एटलीस्ट, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है इसलिए डाइजेस्टिव कैविटी डेफिनेटली होगी। इनकी डाइजेस्टिव कैविटी या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को हम सीलेंट्रॉन के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसे तो सभी एनिमल्स के पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं डाइजेस्टिव कैविटी होती है, पर इनकी डाइजेस्टिव कैविटी या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो है उसको हम सीलेंट्रॉन के नाम से जानते हैं। डेट्स वाई के इनका नाम पड़ गया सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेट्स या सीलेंट्रेटा नाम क्यों रखा गया, तो आप कहेंगे सीलेंट्रेट्स में, सीलेंट्रेट्स कहने के पीछे रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिसका नाम है सीलेंटेरॉन। इट इज नॉट ट्रू बॉडी कैविटी। कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया ये सीलोमेट नहीं है, ये एसीलोमेट है। और जब मैं बोल रहा हूं कि ये एसीलोमेट है, इसका मतलब साफ हुआ कि इनके पास किसी भी प्रकार का ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम एब्सेंट है, इनके पास सीलोम नहीं है। तो जो इनकी ये कैविटी है ये किसी प्रकार का कोई सीलोमेट कैविटी नहीं है, ये सीलोम नहीं है, बल्कि ये केवल और केवल एक गट कैविटी है। और उस गट कैविटी का नाम रख दिया गया सीलेंट्रॉन, और इस वजह से इनको नाम मिला सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा नाम के पीछे रीजन है इनकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को सीलेंटेरॉन कहने की वजह से इनको सीलेंट्रेटा कहा गया। अब सेकंड चीज के इनको एक और नाम भी रखा गया है, निडारिया या निडेरिया। अब निडेरिया कहने के पीछे रीजन क्या है, तो आप देख रहे होंगे इन एनिमल्स में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, और वो है कि इनके पास कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनके माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आप देखेंगे जहां पर इनकी ओपनिंग होगी, जिसको आप माउथ या एनस कुछ भी कह सकते हैं, जहां भी इनकी ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उस ओरल टिप के सराउंडेड आपको बहुत सारे जो ओरल टिप है, ओरल टिप का मतलब क्या हुआ, जो इनकी ओपनिंग है सिंगल ओपनिंग, जैसे कि ये इनकी सिंगल ओपनिंग है। तो सिंगल ओपनिंग के अराउंड आप देख रहे हैं इस तरीके से जो ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, उनको हम नाम देते हैं टेंटाकल्स। तो इनको मैं क्या कह सकता हूं, टेंटाकल्स। ये क्या लिखा हुआ है, टेंटाकल्स। और टेंटाकल्स इनके पास क्योंकि प्रेजेंट होते हैं, वो और भी एनिमल्स हैं जो टेंटाकल्स रखते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में केवल निडारिया या निडेरिया या कह सकते हैं सीलेंट्रेटा के पास ही टेंटाकल्स होते हैं। टेंटाकल्स आपको कई एनिमल से मिल जाएंगे। समटाइम के आप टीनोफोरा में भी देखेंगे कि वो टेंटाकल्स रख सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि टीनोफोरा के पास टेंटाकल्स होते हैं, पर वो रख सकते हैं। प्लूरोब्रेकिया एक टीनोफोरा का एग्जाम्पल है जिसमें 2 यानी कि 1 पेयर टेंटाकल्स होते हैं। लेकिन निडेरिया में टेंटाकल्स परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर निडेरिया में आपको टेंटाकल्स जरूर देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने ये आंसर नहीं दिया कि इनको निडेरिया क्यों कहते हैं। पहले हमने क्या समझा कि इनके माउथ का जो या इनका जो सिंगल ओपनिंग है, और उस सिंगल ओपनिंग को हम माउथ या एनस दोनों कह सकते हैं, उस ओरल टिप के सराउंडेड जो प्रेजेंट हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम टेंटाकल्स कहते हैं। आप देखेंगे इनके टेंटाकल्स पर कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी ऑन द सरफेस ऑफ टेंटाकल्स कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं वो टेंटाकल्स के अराउंड बिल्कुल चारों तरफ कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और इस हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम निडोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, निडोब्लास्ट। और अब आपको आंसर मिल गया कि सीलेंट्रेट्स हैविंग टेंटाकल्स, on tentacles some highly specialized cells are present that is called nidoblast cells, और due to presence of nidoblast cells on their tentacles इनको हमने नाम दे दिया निडेरिया। तो निडोब्लास्ट सेल की प्रेजेंस की वजह से इनको हमने नाम दिया निडेरिया। तो आपको ये चीज भी याद रखना है। अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा, और वो टर्म है HYPOSTOME, हाइपोस्टोम। और मुझे लगता है कि ये एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। तो हाइपोस्टोम का मीनिंग क्या होता है, मैंने यहां पर बता रखा है कि निडेरिया में आप देखेंगे कि ओरल टिप सराउंडेड बाय टेंटाकल्स, ठीक है ना, और वो भी स्पेशली हाइड्रोजोन निडेरिया में ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे निडेरिया की 3 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा जान लें कि क्लासेस की अगर हम बात करें
तो निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेट्स में 3 क्लासेस होती हैं। एक क्लास को हम स्कीफोजोआ कहते हैं, यानी कि SCYPHOZOA, स्कीफोजोआ। एक क्लास को हम जनरली हाइड्रोजोआ बोलते हैं, और एक क्लास और भी है सिलेंट्रेट्स की जिसको हम जनरली नाम दे देते हैं एंथोजोआ, ANTHOZOA, एंथोजोआ। ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करता हूं। देखो स्कीफोजोआ जो है एक क्लास, इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूं, और वो है जेलीफिश जिसको ऑरेलिया कहते हैं। ठीक है, फिलहाल आप सुनते जाइए। एंड हाइड्रोजोआ का अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो बेस्ट एग्जांपल इज हाइड्रा, जो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है सिलेंट्रेट्स का। एंड एंथोजोआ का एग्जांपल चाहिए तो आप ले लीजिए सी एनीमोन। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट क्लासेस होती हैं सिलेंट्रेट्स की। इसमें से हाइड्रोजोअन्स में आप बहुत कॉमनली एक चीज देखेंगे कि उनमें ओरल टिप जो होती है, यानी जस्ट बिल्कुल माउथ जहां पर है, जहां पर ओपनिंग है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये इनकी ओपनिंग है, ये इनकी क्या है, सिंगल ओपनिंग, जिसको आप ओरल टिप कह सकते हैं। तो जहां पर इनकी ओरल ओपनिंग है, या कह सकते हैं सिंगल ओपनिंग है, उसकी जो टिप है उसके जस्ट अराउंड इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको आप टेंटाकल्स कह रहे हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो हाइपोस्टोम टर्म हमने किसके लिए यूज किया हुआ है, द ओरल टिप, यानी इनका वो ओपनिंग जिसको आप ओरल टिप कह रहे हैं, जो कि सराउंडेड बाय द टेंटाकल्स। इन विशेष तौर पर बात करूं, स्पेसिफिकली बात करूं तो हाइड्रोजोअन निडारियंस में, तो उसको हमने नाम दिया हाइपोस्टोम, यानी कि दैट इज द ओरल टिप विच सराउंडेड बाय टेंटाकल्स, तो हम उसको नाम दे देते हैं हाइड्रोजोअन निडेरिया। चलिए, अब जब भी आप निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे तो आप याद रखिए कि अभी तक हमने देखा है कि इसमें 2 की बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि निडेरिया को पढ़ते समय आपको, अगर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स याद रखने हैं तो 2 यानी कि 2 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब कैसे है तो आप देखेंगे इस फाइलम में सेकंड फाइलम है ये। पहली चीज तो ये कौन सा फाइलम है, सेकंड। आप कैसे याद रखेंगे, इसमें 2 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो ये सेकंड फाइलम है, पहला पोरीफेरा है, पोरीफेरा के बाद कौन आता है, सिलेंट्रेटा। तो ये सेकंड फाइलम है और उसमें 2 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि पहली चीज मैंने बताई कि ये सेकंड फाइलम है। दूसरी बात, इसके नाम में भी आपको 2 नाम मिलेंगे, एक सिलेंट्रेटा और एक निडेरिया। ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं कि इनके हैबिटेट को लेकर अगर हम डिस्कशन करें तो उसमें भी इनके हैबिटेट के बेसिस पर ये मोस्टली मरीन होते हैं। याद रखिए, मोस्टली दे आर मरीन बट सम आर फ्रेश वाटर, एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा जाता है क्या निडेरिया या सिलेंट्रेटा एक्सक्लूसिवली मरीन है, तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन्स नहीं है, मरीन एनिमल्स नहीं है, ये मोस्टली मरीन होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर में भी आपको निडेरिया या सिलेंट्रेट्स देखने को मिलते हैं। देखो, जर्म लेयर्स को लेकर बात करें तो वहां भी 2 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें 2 जर्म लेयर्स इनके पास, बिकॉज दे आर डिप्लोब्लास्टिक, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। लिविंग की बात करें तो इनके पास लिविंग के बेसिस पर ये सोलिटरी हो सकते हैं, यानी कि अकेला रहना पसंद कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रा के अलावा ऑरेलिया यानी जेलीफिश भी सोलिटरी एनिमल है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल होते हैं, यानी कि वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम फॉर्म की बात करें तो इनकी बॉडी के भी 2 फॉर्म होते हैं। ये पोलिप बॉडी फॉर्म भी शो करते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। और इनका दूसरा बॉडी फॉर्म होता है मेड्यूसा, यानी कि पोलिप और मेड्यूसा का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं कि जितने भी 100% निडारिया या सिलेंट्रेट एनिमल हैं, यानी कि इस दुनिया में मान लीजिए 9000 स्पीसीज नोन है, तो वो जितने भी हैं 100% मैंने उसको मान लिया। इस 100% में से आप देखेंगे कि जो सिलेंट्रेट एनिमल हैं, या तो वो अपनी पूरी लाइफ में पोलिप बॉडी फॉर्म रखते हैं जिसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, या फिर आप देखेंगे वो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म रखते हैं जिसकी भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो पोलिप होंगे। पोलिप क्या है तो अभी आप फिलहाल इतना जान लीजिए, जिनकी बॉडी को देखकर आप बता सकते हो कि ये पोलिप बॉडी फॉर्म है, उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है ना। और या फिर वो मेड्यूसा होंगे जिनकी बॉडी को देखकर आप समझ जाएंगे कि अगर अम्ब्रेला शेप्ड है, छाते जैसी इनकी बॉडी दिख रही है, तो आप उनको मेड्यूसा कह सकते हैं। तो जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं, या तो वो पूरी अपनी लाइफ में मेड्यूसा फॉर्म में रहते हैं,
या फिर वो पूरी लाइफ अपनी कैसे रहते हैं, पोलिप फॉर्म में रहते हैं, यानी कि या तो वो पोलिप हैं या वो मेड्यूसा हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन की कैपेसिटी रखते हैं और वो मेटाजेनेसिस कर सकते हैं। ये मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूं। यानी कि उनमें अगर एक सिलेंट्रेट पोलिप फॉर्म में है तो उसकी अगली जनरेशन जो आएगी वो मेड्यूसा होगी, और अगली जनरेशन अगर मेड्यूसा है तो उसकी जो बच्चे पैदा होंगे, प्रोजेनीज पैदा होंगी, यानी नेक्स्ट जनरेशन जो उनकी आएगी उसको आप क्या कह देंगे कि वो पोलिप होंगे। तो मैनली बॉडी फॉर्म दो होते हैं पोलिप, या तो वो पोलिप होंगे, उनके बच्चे भी पोलिप होंगे, उनके बच्चे भी पोलिप होंगे, या फिर वो मेड्यूसा यानी कि जो मेड्यूसा फॉर्म में रहते हैं उनके भी प्रोजेनीज क्या होंगे, मेड्यूसा। पर कुछ ऐसे हैं जो मेड्यूसा से पोलिप और पोलिप से मेड्यूसा में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, और वो प्रोसेस है मेटाजेनेसिस। फिलहाल आप याद रखिए कि इनमें सोलिटरी और कॉलोनियल होते हैं। बॉडी फॉर्म भी इनमें दो प्रकार का है, ये पोलिप हो सकते हैं और ये मेड्यूसा हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे इस पर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। अब मूवमेंट के बेसिस पर बात करें कि क्या ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्या ये लोकोमोशन कर सकते हैं, तो इसके बेसिस पर भी ये दो हैं, सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या होता है कि ये एनिमल किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से अटैच हो जाएंगे और पूरी लाइफ टाइम उस सरफेस से ही अटैच रहेंगे, वो एक से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते अंडर वाटर, यानी कि वो एक पर्टिकुलर सरफेस पर, हार्ड सरफेस पर अटैच हो जाते हैं जिसको हम सबस्ट्रेटम कहते हैं, और पूरी लाइफ अपनी उस सरफेस से अटैच होकर ही वो कंप्लीट करते हैं। फ्री स्विमिंग का मतलब होता है कि वो एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि वो वाटर में मूवमेंट कर सकते हैं, वो फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है ना, चल फिर सकते हैं। और भी बातें हैं जो टू से मैच करती हैं, जैसे कि इनमें डाइजेशन की बात करें तो देखिए दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखने वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन जो है वो इस फाइलम में देखने को मिलता है। तो देखिए टू की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, टू की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको हम याद रखें कि जितने भी इनमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं उनमें दोनों पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इनमें टू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल इस फाइलम को हम सेकेंड फाइलम कह सकते हैं। इसमें दो नाम हैं, निडारिया और सिलेंट्रेटा। इस फाइलम में आप देखेंगे मरीन भी होते हैं एनिमल्स, मोस्टली मरीन होते हैं और सम फ्रेश वाटर में रहते हैं। जर्म लेयर्स भी दो हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लिविंग के बेसिस पर बात करें तो ये सोलिटरी एनिमल्स भी हैं, ये कॉलोनियल भी हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें तो ये पोलिप भी हैं, ये मेड्यूसा भी हैं। अगर मूवमेंट को लेकर या लोकोमोशन को लेकर डिस्कशन करें तो ये सेसाइल भी हो सकते हैं, ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। डाइजेशन को लेकर बात करूं तो इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। रिप्रोडक्शन को लेकर बात करूं तो ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस भी होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मोड पर। देखिए बहुत फन है यहाँ पर। अब आपको समझने के लिए जो भी बचा हुआ है वो मैं बहुत सिंप्लीफाइड करने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो ये है सिलेंट्रेटा में कि डिफरेंस बिटवीन पोलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म। यानी कि मैंने आपसे कहा कि देखिए अगर एनिमल्स आपको निडारिया या सिलेंट्रेटा कुछ इस तरीके का दिख रहा है जैसा मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, तो ये एक्चुअली में एक पोलिप का एग्जाम्पल है। पोलिप एनिमल कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जिनका बॉडी का शेप आप देख रहे हैं कि सिलेंड्रिकल टाइप का दिख रहा है आपको। जबकि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सिलेंट्रेट एनिमल होते हैं जो अम्ब्रेला शेप्ड दिखते हैं, आपकी बॉडी का शेप अम्ब्रेला शेप्ड होता है और उनको देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि ये उनकी बॉडी में जो शेप है अम्ब्रेला शेप्ड वो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म रखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि आप पोलिप और मेड्यूसा के बीच में डिफरेंस कैसे समझेंगे, पोलिप और मेड्यूसा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल बॉडी शेप के बेसिस पर हम किसी भी सिलेंट्रेट को पोलिप या मेड्यूसा कह देते हैं। पोलिप और मेड्यूसा कहने के पीछे बॉडी शेप के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पोलिप और मेड्यूसा जो दो डिफरेंट बॉडी फॉर्म होते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे और उनसे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं
उनको मैं कैसे आपको याद रखवा सकता हूं। तो इंटरेस्टिंग ट्रिक के थ्रू मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि पोलिप और मेड्यूसा में क्या डिफरेंस होता है और आप किन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पोलिप के अंदर रखेंगे और किन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को मेड्यूसा के अंदर रखेंगे। तो देखिए, पोलिप, मैंने सबसे पहले ये नाम लिख लिया, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं पोलिप। अब आप सच सच बताइए कि पोलिप सुनने के बाद आपके मन में इससे रिलेटेड कोई एक शब्द है जो आ सकता है। तो पोलिप से आप याद रख सकते हैं पोल। पोल क्या होता है भाई? पोलिप से हम क्या याद रख सकते हैं? पोल, POLE। पोल यानी क्या होता है? तो पोल यानी होता है खंबा। तो देखिए, ये मैंने जो बना दिया, दैट इज द पोल। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? मैंने क्या बोला? पोलिप से हमें क्या याद रखना है? पोल। तो मैंने यहां पर क्या बना दिया? एक खंबा बना दिया, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एक खंबा है, ये एक पोल है। तो पोलिप से पोल याद रखना मुझे नहीं लगता बहुत कठिन काम होगा आपके लिए। अब आप सभी जानते हैं कि इस खंबे को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका शेप जो आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? तो ऑब्वियसली हर एक खंबा जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड ही होता है। तो इसका जो शेप है वो कैसा दिख रहा है आपको? सिलेंड्रिकल शेप्ड दिख रहा है। तो मैंने सबसे पहला कैरेक्टर याद रख लिया कि जो भी सिलेंट्रेट्स पोलिप बॉडी फॉर्म रखते हैं उनकी बॉडी का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसलिए पोलिप का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि दे आर सिलेंड्रिकल शेप्ड एनिमल्स। ओके, ये मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे खंबे देखे होंगे, बिजली के खंबे भी लगे होते हैं, टेलीफोन लैंडलाइन के खंबे भी लगे होते हैं, इस तरीके के खंबे भी लगे होते हैं जैसा कि आपको इमेजेस में दिख रहा है। तो कभी आपने अपनी लाइफ में क्या किसी पोल को, किसी खंबे को चलता फिरता देखा है? यार मैंने तो नहीं देखा है। आपने अगर उसको चलता फिरता देखा है तो मुझे बता सकते हैं आप चैट बॉक्स पर लिखकर कि आपने भाई किसी खंबे को देखा है कि वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह जा रहा है। उससे पूछा गया भाई खंबे तुम कहाँ जा रहे हो, तो खंबा आंसर देता है भैया भूख लगी है, हम खाना खाने होटल जा रहे हैं। ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स पर इन्वाइटेड हैं, आप लिख सकते हैं कि सर मैंने खंबे को चलता फिरता देखा है। तो मैंने तो नहीं देखा है। और ऑब्वियसली खंबे जो होते हैं वो कभी भी चल फिर नहीं सकते हैं क्योंकि वो ज़मीन में किसी पर्टिकुलर जगह पर उनको क्या कर दिया जाता है? गाड़ दिया जाता है। तो खंबे जो हैं वो कभी भी चल फिर नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक जगह पर गाड़ दिए जाते हैं। तो हम दूसरा कैरेक्टर भी याद रख सकते हैं कि जो पोलिप बॉडी फॉर्म रखने वाले सीलेंट्रेट्स होते हैं वो सेसाइल एनिमल्स हैं। दे आर सेसाइल एनिमल्स, यानी कि वो एक से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, एक से दूसरी जगह पर चलकर नहीं जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेड्यूसा के बारे में, उसके बाद फिर मैं वापस आऊंगा पोलिप पर हम अपनी ट्रिक को थोड़ा सा प्रोग्रेस्ड कर रहे हैं ताकि आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें समझ में आती रहें। तो हम मेड्यूसा की बात करते हैं। जब भी आपके सामने मेड्यूसा लिखा होगा तो आप क्या इमेजिनेशन कर सकते हैं? आपने पोल से इमेजिनेशन, पोलिप से इमेजिनेशन क्या कर लिया? पोल। अब आपके सामने मेड्यूसा लिख दिया मैंने, तो भाई आपका खुरापात दिमाग मेड्यूसा से क्या इन्वेंशन कर सकता है? तो मैं कर देता हूं। देखिए आपके दिमाग में क्या आ सकता है। मेड्यूसा इज इक्वल, ये दो शब्दों से मिलकर बना सकते हैं हम, एक तो MAID मेड और दूसरा ऊषा। तो मेड्यूसा से मैंने क्या बना दिया? मेड ऊषा। तो जैसे ही आपकी आंखों के सामने ये शब्द आएगा मेड्यूसा, आप इसको तुरंत क्या इमेजिनेशन कर लेंगे? मेड ऊषा। और लीजिए मैंने आपके लिए एक मेड लाकर खड़ी कर दी यहां पर जिसका नाम है ऊषा। तो मेड्यूसा से हमने याद रखा मेड ऊषा। और देख रहे हैं आप लोग आपकी स्क्रीन पर, मेरे बैक साइड पर आप देख रहे हैं कि आपको एक फीमेल दिख रही है। ये एक फीमेल है और इस फीमेल को मैं कह रहा हूं कि ये मेड ऊषा है। ये कौन है? मेड ऊषा। यानी घर में काम करने वाली बाई को हम लोग क्या बोलते हैं? मेड। और उसका नाम क्या है? ऊषा। तो ये एक ट्रिक है, इसको आप बहुत ज़्यादा दिल पे मत लीजिए कि मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। तो मेड ऊषा जो है वो एक फीमेल है जो घर में काम करने वाली कोई बाई है, उसका नाम ऊषा है। तो मेड ऊषा से हमने याद रख लिया मेड ऊषा। चलिए इतना समझ में तो हमें आ गया। अब हम देखते हैं कि जो मेड ऊषा है जब वो घर में काम करने आती है तो हमेशा वो क्या लगा कर आती है? छाता। क्योंकि बरसात के समय में, गर्मी के समय में धूप से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए मेड ऊषा को
किसकी ज़रूरत पड़ती है? अम्ब्रेला की, छाते की। और वो हमेशा घर में जब आती है तो वो क्या लगा कर आती है? छाता लगा कर आती है, ताकि वो अपने आप को धूप से बचा सके, वो अपने आप को पानी से बचा सके। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो मेड्यूसा में हमें लिखना है, वो हम लिख देते हैं कि ये जो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म रखने वाले सीलेंट्रेट्स हैं, वो हमेशा याद रखिए बॉडी शेप के बेसिस पर अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी का शेप जो होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, ठीक है ना। तो ये आपको अब कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब क्योंकि मेड उषा जो है वो आपके घर काम करने आएगी अगर, तो डेफिनेटली वो जब काम करने आएगी तो कैसे आएगी? चलकर आएगी। आपके घर आएगी तो पहले चलकर आपके घर तक पहुंचेगी अपने घर से, फिर काम करने के बाद अगेन वो अपने पैरों से चलकर कहाँ जाएगी? किसी और के घर काम करने, या अपने घर वापस घर लौटेगी। तो मेड उषा क्योंकि चल फिर सकती है, क्योंकि सिंपली वो औरत है, वो एक मेड है, काम करने वाली बाई है, वो एक कह सकते हैं इंसान है, तो वो चल फिर सकती है। इसलिए हमेशा याद रखिए जो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म रखने वाले सीलेंट्रेट्स हैं, उनकी एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और वो ये है कि वो फ्री स्विमिंग होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको पोलिप और मेड्यूसा के बीच में दो दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो बता दी, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब हमें यह भी याद रखना होगा कि इनमें से, यानी पोलिप और मेड्यूसा में से, कौन से ऐसे बॉडी फॉर्म रखने वाले सीलेंट्रेट्स हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सीलेंट्रेट्स में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस होते हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि पोलिप एसेक्सुअल होते हैं या मेड्यूसा एसेक्सुअल होते हैं, पोलिप सेक्सुअल होते हैं या मेड्यूसा सेक्सुअल होते हैं? तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमने मेड्यूसा को क्या माना है? मेड उषा। और मेड उषा अगर आपने इसको माना है तो सिंपल सी बात है कि मेड उषा क्या है, तो नाम से समझ में आ रहा है मेड है यानी काम करने वाली बाई है, और उषा क्या है? फीमेल नेम है। तो मेड उषा क्या है? फीमेल है। तो देख सकते हैं आप, हमने मेड उषा को क्या मान लिया कि ये फीमेल है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मेड उषा जो है वो फीमेल है, और आप सभी जानते हैं कि फीमेल है मतलब वो इंसान है, वो होमोसेपियंस है ना। और वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगी? तो हम इंसान कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे ही तो मेड उषा रिप्रोड्यूस करेगी, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेडूसा बॉडी फॉर्म रखने वाले जो सीलेंट्रेट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली एक और चीज़ हमें याद रखना है कि मेड्यूसा बॉडी फॉर्म रखने वाला कोई सीलेंट्रेट का एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी भी दे रही है, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेड्यूसा बॉडी फॉर्म रखने वाले किसी ऐसे एनिमल का एग्जाम्पल, ऐसे सीलेंट्रेट का एग्जाम्पल जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और हमारी एनसीईआरटी ने भी जो मैंशन किया है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको मालूम है कि फिर से हम कहानी पर चले जाते हैं कि मेड्यूसा से क्या याद रखा? मेड उषा। मेड उषा क्या है? घर में काम करने वाली बाई है, एक औरत है, और वो छाता लेकर आपके घर आती है काम करने, वो चल फिर सकती है। तो आपने बोला फ्री स्विमिंग है, वो इंसान है, क्योंकि मेड उषा नाम से ही लग रहा है उषा कोई इंसान है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। पर लिटरली मेड उषा क्योंकि फीमेल है ना, यानी कि वो औरत है, तो मेड उषा जो है वो एक औरत है। और औरत से आपको याद रखना है कि मेड उषा एक औरत है, और औरत से आपको याद रखना है कि मेड्यूसा बॉडी फॉर्म रखने वाले सीलेंट्रेट्स का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ऑरेलिया। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर ऑरेलिया। तो ऑरेलिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेड्यूसा। तो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म रखने वाले सीलेंट्रेट का बेस्ट एग्जाम्पल है ऑरेलिया, क्योंकि मेडूसा जो है वो एक औरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोलिप बॉडी फॉर्म रखने वाले सीलेंट्रेट्स के कुछ कमेंट हम जल्दी से कंप्लीट कर लें। मेड्यूसा अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो इंसान है मेडूसा, तो हमारे खंबे को हम क्या मान लेते हैं कि वो भाई सेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता होगा। तो हमारा खंबे को हमने क्या लिख दिया, यानी कि हमारा पोल जो है पोलिप फॉर्म, उसमें रिप्रोडक्शन क्या होगा? एसेक्सुअल। किसका अपोजिट कर दिया हमने? मेड्यूसा का अपोजिट कर दिया, क्योंकि मेडूसा औरत है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, तो हमारा पोल को हमने मान लिया कि वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता होगा। अब भाई
एग्जाम्पल याद रखने की भी ट्रिक आपको देता हूं। अगर मेड उषा को आपने औरत माना है और एग्जाम्पल आपने ले लिया ऑरेलिया, मेड उषा को आपने क्या माना हुआ है, औरत, और उसका एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया, ऑरेलिया, तो सिंपल है कि हम क्या करते हैं, पोलिप को क्या मान लेते हैं, हम पोलिप को मान लेते हैं कि वो आदमी है। मानना पड़ेगा ना आपको, अगर मेड उषा को औरत माना है तो पोलिप को आप आदमी मान लीजिए, और आदमी से ये आदमी मान लिया मैंने, पोलिप क्या हो गया, आदमी हो गया। जब मेड उषा औरत है तो पोलिप को आदमी मान लिया, तो आदमी से आप याद रखिए एक अच्छा एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में भी दिया है, वो है एडम्सिया। तो एडम्सिया जो है वो एक एग्जाम्पल है सीलेंट्रेट्स का जो बॉडी फॉर्म क्या रखता है, पोलिप रखता है। तो अभी तक की मेरी इस कहानी में धीरे 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 मैंने आपको वो चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करा दिए जो एग्जामिनेशन में पोलिप और मेड्यूसा के बीच कॉम्पैरेटिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं 1 मिनट के अंदर। 2 डिफरेंट फॉर्म में होते हैं सीलेंट्रेट्स, या तो वो पोलिप होते हैं या वो मेड्यूसा होते हैं। अगर वो पोलिप हैं तो पोलिप से याद रखिए पोल, पोलिप से क्या याद रखना है हमें, पोल। और पोल यानी क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, पोल यानी होता है खंबा, और ये मैंने यहां पर बनाया खंबा। खंबा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप। तो पोलिप बॉडी फॉर्म रखने वाले सीलेंट्रेट का शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल। उसके बाद आप याद रखिए कि पोल जो है वो एक से दूसरी जगह नहीं आ जा सकता, इसलिए वो सेसाइल होगा, यानी कि मूव नहीं कर सकता है। मेड्यूसा में मैंने आपको बोला आप इसको मेड उषा में ब्रेक कर सकते हैं, और वो मेड उषा जो है उसको मैंने यहां पर बना दिया है। ये घर में जब काम करने आती है तो छाता लेकर आती है, यानी कि मेड्यूसा बॉडी फॉर्म रखने वाले सिलेंट्रेट का बॉडी शेप क्या होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है। फिर अब क्योंकि मेड उषा एक औरत है, एक फीमेल है, एक इंसान है, वो एक से दूसरी जगह अपने पैरों से चलकर जा सकती है, इसलिए मेड्यूसा बॉडी फॉर्म रखने वाले जो सीलेंट्रेट हैं वो फ्री स्विमिंग करते हैं। अब मेड उषा क्योंकि इंसान है, औरत है, इसलिए आप उसमें बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और औरत है से आप याद रखेंगे इसका एग्जाम्पल ऑरेलिया है, जिसको हम जेलीफिश भी बोलते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है तो रख लीजिए, आगे मैं आपको याद करा दूंगा कि ऑरेलिया को हम जेलीफिश भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमने पोलिप को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स मान लिया, और अगर मेड्यूसा औरत है तो भाई हमारा पोलिप भी कम नहीं है, उसको हमने आदमी बना दिया, और उसका एग्जाम्पल हो गया एडम्सिया, जिसको हम सी एनीमॉन के नाम से भी जानते हैं, जो मैं आपसे आगे एग्जाम्पल में पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। तो अब हम बात करते हैं मेटाजेनेसिस के बारे में। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको अपने लेक्चर में बता दिया कि सीलेंट्रेट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। द मीनिंग ऑफ मेटाजेनेसिस, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इन एनिमल्स में जिनमें मेटाजेनेसिस आपको देखने को मिलेगा इनसाइड द सीलेंट्रेट में बात कर रहा हूं। सीलेंट्रेटा में ऐसे एनिमल्स जिनमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है, उसमें मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। दैट मीन्स कि या तो हमने क्या बोला कि जो सीलेंट्रेट होते हैं वो पोलिप होते हैं और उनके बच्चे भी पोलिप होंगे, या फिर वो मेड्यूसा होते हैं उनके बच्चे भी क्या होंगे, मेड्यूसा होंगे। लेकिन कुछ सीलेंट्रेट एनिमल्स ऐसे भी हैं जो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आज की डेट में वो पोलिप फॉर्म में है तो वो अपनी पूरी लाइफ पोलिप ही रहेंगे, लेकिन वो अपने जो संतति पैदा करेंगे, अपने जो प्रोजेनी पैदा करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो किस बॉडी फॉर्म को रखने वाले होंगे, तो मैं कहूंगा मेड्यूसा बॉडी फॉर्म को रखने वाले होंगे। दिस इज द ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि अगर एक कोई सिलेंट्रेट एनिमल है तो वो पोलिप है और वो जिंदगी भर अपनी लाइफ साइकिल में पोलिप ही रहेगा, लेकिन जब वो अपने बच्चे पैदा करेगा तो उनके प्रोजेनीज क्या होंगे, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होंगे, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, क्योंकि मेड्यूसा अगर कोई एनिमल है तो वो रिप्रोडक्शन मोड क्या रखता है, सेक्सुअल, उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो अगेन क्या होंगे, पोलिप। तो हमेशा याद रखिए दिस अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन सीलेंट्रेट्स इज नोन एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का सिंपल सा मतलब है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, विच मीन्स कि अगर कोई एक सीलेंट्रेट पोलिप है तो वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगा वो मेड्यूसा होगा, और नेक्स्ट जनरेशन अगर मेड्यूसा है तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे पैदा होंगे वो पोलिप होंगे। तो पोलिप टू मेड्यूसा हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस होंगे, क्योंकि पोल खंबा है और खंबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मेड्यूसा टू पोलिप हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि मेड्यूसा जो है वो मेड उषा है, वो औरत है, वो इंसान है, और वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पल कैसे याद रखें हम मेटाजेनेसिस करने वाले
सीलेंट्रेट्स का, पोलिप का तो याद रख लिया एडम्सिया, ठीक है ना। मेड्यूसा भी एक एग्जाम्पल याद रख लिए, जो प्योर मेड्यूसा हैं, जिनके बच्चे भी मेड्यूसा होते हैं, ऑरेलिया या जेलीफिश। अब हम ये कैसे याद रखें कि मेटाजेनेसिस करने वाले जो सिलेंट्रेट हैं उनका एग्जाम्पल। तो देखिए, जो भी ऐसे सिलेंट्रेट एनिमल होंगे जो पोलिप से मेड्यूसा बना सकते हैं, मेड्यूसा से पोलिप बना सकते हैं, पोलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से अगेन पोलिप, वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होंगे, यानी कि आज्ञाकारी होंगे। क्या होंगे? बहुत ज़्यादा ओबीडियंट, यानी कि आज्ञाकारी होंगे। और ऐसे आज्ञाकारी जो एनिमल्स हैं वो आज्ञाकारी हैं, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। उनसे बोला भाई तुम पोलिप बना दो, तो उनने अगली जनरेशन में क्या बना दिया? पोलिप। वो खुद मेड्यूसा थे पर अगली जनरेशन में उन्होंने क्या बना दिया? पोलिप। अब उनसे बोला तुम भाई पोलिप हो, तुमने मेड्यूसा बना दिया, अब तुम मेड्यूसा है, अगली जनरेशन में पोलिप बना दो, तो वो अगली जनरेशन में क्या बना देंगे? पोलिप। तो इस तरीके से पोलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पोलिप, ऐसा काम हमेशा कौन कर सकता है? जो एनिमल आज्ञाकारी हो। जस्ट लाइक यूर डॉग, आपके घर में जो एक ट्रेंड कुत्ता होता है जो आपने पाला होता है, वो कितना आज्ञाकारी होता है। देखिए, हम उससे बोलते हैं कि बेटा अपना आगे वाला पंजा मेरे हाथ में दो, तो बढ़िया अपना पैर उठाता है और आपके हाथ में दे देता है। हम अपने रिश्तेदारों को और अपने कॉलोनी वालों को बताते हैं कि देखो हमारा जो डॉग है वो कितना ओबीडियंट है, यानी कितना आज्ञाकारी है। हम उससे बोलते हैं कि अपना पंजा दो, तो वो अपना पैर आगे करके हमारे हाथ में रख देता है। तो जो भी एनिमल आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, वो हमेशा आपकी बात मानेगा। और सिलेंट्रेट्स में भी जो ओबीडियंट हैं वो कौन है? ऐसे एनिमल्स हैं जो मेटाजेनेसिस करते हैं, क्योंकि वो पोलिप से मेड्यूसा बना सकते हैं, मेड्यूसा से पोलिप बनाने का चमत्कार कर सकते हैं। तो इससे हमें याद रखना है ओबीडियंट से कि ओबेलिया, एग्जाम्पल ऑफ निडेरिया बता रहा हूं कि ओबेलिया एक ऐसा एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स का जो अपनी लाइफ साइकिल में आप देखेंगे पोलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पोलिप बनाने वाली कलाकारी आपको दिखाएगा। यानी कि वो क्या शो कर सकता है? मेटाजेनेसिस। दैट मीन्स कि ओवेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनेसिस इन निडेरिया। निडेरिया में मेटाजेनेसिस रखने वाले एनिमल का एग्जाम्पल आप रट लीजिए, ओवेलिया है, बिकॉज दे आर ओबीडियंट, क्योंकि वो पोलिप टू मेड्यूसा बना सकते हैं और मेड्यूसा से पोलिप। तो इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आया होगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि आप एक बड़े टफ से टॉपिक को मुझसे पढ़ रहे हैं। सिलेंट्रेटा नाम से डर लगता, सिलेंट्रेटा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लेक्चर को, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।